नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह। अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं। यह सुविधा आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। अपने इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार, यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हुआ हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का मैं लगातार मेंस देता रहा हूं। अनअकैडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों। आप अपने मनपसंद एजुकेटर से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 15,519 से भी ज़्यादा सिलेबस हैं और जो भी सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है 9,000 रुपये, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है 22,500 रुपये, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 40,500 रुपये, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 49,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 72,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की जो फीस है वो 10% डिस्काउंट के साथ 8100 रुपये, 3 महीने की फीस है। अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं जो AKS001 है, तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 20,250 रुपये, 6 महीने का फीस 36,450 रुपये, 12 महीने का फीस जो है वो आपको अगर 10% छूट के साथ 44,550 रुपये, 24 महीने का फीस जो है 72,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 64,800 रुपये और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ 90,000 की जगह पे 81,000 रुपये पेड करना होगा इसके लिए। दोस्तों, यह कोर्स उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी अपनी मंजिल से दूर हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है, क्योंकि आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी सारी सुविधाओं के साथ अन्य कोई भी इंस्टीट्यूशन इससे बेहतर सुविधा आपको नहीं दे सकता है। इसलिए दोस्त, आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए और आप लोग हमारे कोड AKS001 का प्रयोग कर फ़ायदा लीजिए। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक है। आइकॉनिक में क्या मिलता है आपको? लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर होगा, पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 69,500 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,07,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,41,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 62,550 रुपये देना होगा। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1,07,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 96,300 रुपये और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 1,41,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1,26,900 रुपये इसके लिए पेड करना होगा।
दोस्तों इस कोरोना काल ने जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे भारत का कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको इससे बेहतर सुविधा नहीं दे सकता है। इसलिए दोस्त आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और दूसरी चीज़ क्या है, आइकॉनिक कोर्स उनके लिए है जो अभी-अभी तैयारी शुरू किए हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं। क्योंकि देखिए यूपीएससी, सीएससी की जो तैयारी होती है वो 1-2 दिनों में नहीं होती है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए लंबा वक़्त चाहिए और उनके लिए यह बहुत ही बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है। इसलिए दोस्त आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए और आप लोग लाभान्वित होइए तथा इसका फ़ायदा लीजिए। आप लोग ज़रूर एडमिशन लीजिए। आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग ज़रूर कीजिए। एससी-सीएससी जो रखा गया है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 6 महीने की फीस जो है वो है ₹22,500। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 27,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,000 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है ₹50,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 6 महीने का जो है 22,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ आपको ₹20,250 पेड करना होगा। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 27,500 है, अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको ₹24,750 पेड करना होगा। 24 महीने का जो फीस है ₹40,000, अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए ₹36,000 पेड करना होगा और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन ₹50,000 है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ₹45,000, इसके लिए 50,000 की जगह पे ₹45,000 पेड करना होगा। अनएकेडमिक कम्बैट में क्या किया जाएगा? आपको इंडिया लाइव फर्टिलिटी कॉन्टेस्ट फॉर यूपीएससी शुरू किया गया है अनएकेडमी के द्वारा। यह बेस्ट क्वेश्चन बाय बेस्ट अनएकेडमी एजुकेटर के द्वारा आपको दिया जाएगा। 17 जनवरी से यह शुरू हुआ है और टाइमिंग रखा गया है 11 बजे। ठीक है, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? 60 क्वेश्चन होगा, आपको 45 मिनट का समय होगा, 13 कम्बैट होगा और 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगी और फंडामेंटल कॉन्टेस्ट होगा। अल्टरनेटिव संडे को है। इसमें जो 1 से 3 रैंक तक लाएगा उसको 3 महीने का अमेज़न वाउचर वो दिया जाएगा। 3 महीने का यूपीएससी, सीएससी, जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से और रैंक 4 से लेकर और रैंक 150 तक जो लाएगा उसको ₹1,000 का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। न्यू बैच शुरू हुआ है यूपीएससी, सीएससी 21, 22 और 23 के लिए। न्यू बैच की शुरुआत किया गया है यूपीएससी, सीएससी 21, 22 और 23 के लिए शुरू किया गया है 11 जनवरी से। 11 जनवरी से यूपीएससी, सीएससी 21 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए शुरू किया गया है। इसमें 6 मंथ बैच फॉर यूपीएससी, सीएससी शुरू किया गया है। 6 महीने का बैच शुरू किया गया है यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स के लिए 11 जनवरी से। जिसमें क्या होगा आपको कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों में आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी यूपीएससी, सीएससी 2021 के लिए। ये बहुत ही शानदार है। आप लोग ज़रूर इसमें ज्वाइन कीजिए और आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग ज़रूर कीजिए। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इसमें। इसी तरह कंप्लीट 1 ईयर जीएस बैच शुरू किया गया है। कंप्लीट 1 ईयर जीएस बैच कोर्स शुरू किया गया है यूपीएससी, सीएससी 2022 के लिए। 1 साल का कोर्स है। ये भी 11 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें भी तीनों में पढ़ाई होगी। किसमें? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों में क्लास चलेगा। इस तरह यूपीएससी, सीएससी 2023 के लिए बैच की शुरुआत किया गया है 11 जनवरी से। 2 इयर्स बैच कोर्स है। 2 इयर्स बैच कोर्स है। इसमें भी तीनों में फॉर्मेट में रखा गया है, इंग्लिश में, हिंदी में और बाइलिंगुअल। ठीक है, इसमें भी क्या किया जा रहा है और इसकी तैयारी एनसीईआरटी बैच यूपीएससी, सीएससी के लिए शुरू किया गया है। एनसीईआरटी बैच शुरू किया गया है यूपीएससी, सीएससी के लिए। इस 11 जनवरी से ये भी शुरू किया गया है।
देखिए एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी है आपका बेस है, और जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी परीक्षा आप पास होने में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए दोस्त आप लोग पहले बेस मजबूत कीजिए। एनसीईआरटी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, तैयारी के पहले ही आप लोग उसको तैयार हो जाइए उसके लिए, और इसीलिए आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग ज़रूर कीजिए, आपको 10% का इस पे डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक प्राइस हाइक में क्या है? आपको क्या मिलेगा? पर्सनल कोच मिलेगा, इवैल्यूएशन होगा, स्टडी प्लानर होगा, बूस्टर सेशन चलेगा, इंटेंसिटी वर्कशॉप होगा, आपको राइटिंग डेली, आंसर राइटिंग डेली कराया जाएगा, और डेली कंटेंट दिया जाएगा। इतना चीज आपको आइकॉनिक प्राइस हाइक में है। इसीलिए दोस्त आप लोग आइकॉनिक में एडमिशन लीजिए और आप लोग लाभान्वित होइए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूँ। दोस्त हम पिछले क्लास में अपने क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम शुरू किए थे कृषि, एग्रीकल्चर। तो हम लोग पढ़े थे एग्रीकल्चर के पहले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्या, कि हम लोग भारत में कितना किसान कैसे होते हैं, मतलब कृषि का जोत के आकार पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, CSIR पढ़ लिए थे। उसी के साथ हम लोग और क्या पढ़ लिए थे कि जो खाद्यान्न फसलें हैं जिसमें चावल, गेहूं, उसके उत्पादन में क्या हिस्सा है भारत का, विश्व में क्या पोजीशन है, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रदेश में होता है, और उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, कौन सी फसल के लिए कौन सा क्षेत्र अग्रणी है, कौन कौन सी उसमें बीमारियां लगती हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने पहले क्लास में कृषि भाग 1 में पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कृषि भाग 2, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे मोटे अनाज। कृषि भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे अपने मोटे अनाज। मोटे अनाज में कौन सा फसल आता है? ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटे अनाज है। ज्वार, बाजरा और रागी यह भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण, रागी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व मिलता है। देखिए अब क्या हो गया है, आप देखे होंगे कि अब डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि आप मोटे अनाज खाइए। मोटे अनाज में क्या आता है? ज्वार, बाजरा, तवा, रागी, ये सब चीजें आती हैं जिसमें क्या होता है? मक्का, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही जरूरत है। अब सोच लीजिए कि आयरन, कैल्शियम, इसीलिए कहा जाता है कि पहले पहले लोग क्या खाते थे? पहले के समय में हम लोग देखते हैं कि भारत में की मुख्य खाद्यान्न फसल था मोटे अनाज। इसलिए क्या कि चावल गेहूं का उत्पादन उतना ज्यादा होता ही नहीं था, और लोग मोटे अनाज पे ज्यादा निर्भर थे, क्योंकि न इतनी सिंचाई के साधन विकसित हुए थे, न इतना कृषि में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था। जब सिंचाई के साधन विकसित हुए, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तब लोग बदल बदल के फसल उगाना शुरू किए। नहीं तो वही मोटे अनाज बोए जाते थे जिसके लिए कम उर्वरक और कम पानी की जरूरत होती थी, जिसमें ज्वार, बाजरा इस टाइप की फसलें उगाई जाती थी, और वही लोग, इसीलिए वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे। और क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। आयरन की जब मात्रा ज्यादा रहेगी तो शरीर के अंदर ब्लड रहेगा, कैल्शियम रहता है, और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। आज आप लोग देखते ही हैं कि शुगर के मरीज उरीज को भी कहा जाता है कि आप मोटे अनाज खाइए। मोटे अनाज में क्या है? पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। अब मोटे अनाज में 3 शीर्ष राज्य कौन है? आप देख लीजिए, यह डाटा आप लोग फिर एक बार चेक कर लेंगे, यह डाटा आप लोग अप टू डेट कर लेंगे। मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र मोटे अनाज में 3 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। कौन? राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र। पूरे उत्पादन का 6.57 मीट्रिक टन अकेले पैदा करता है। कौन? राजस्थान। सबसे ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करता है राजस्थान।
उसके बाद से कर्नाटक करता है 6.27 मीट्रिक टन और महाराष्ट्र करता है 6.09 मीट्रिक टन। और मोटे अनाज में 3 क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? राजस्थान। क्षेत्रफल में 24.40 हेक्टेयर में बोया जाता है क्या? राजस्थान में मोटे अनाज। उसके बाद से महाराष्ट्र का स्थान है, तब कर्नाटक का स्थान है। उत्पादन में किसका हो गया? उत्पादक में हो गया राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और उत्पादन में हो गया राजस्थान, महाराष्ट्र हो जाता है और तीसरे पे कर्नाटक होता है। ज्वार, पहला मोटा अनाज है ज्वार। क्षेत्रफल के और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इस फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर है। क्या कह रहा है कि गेहूं और चावल के उत्पादन के बाद हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से क्या है, तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न जो है वो ज्वार होता है। गेहूं और चावल के बाद भारत में जो उत्पादन की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण जो फसल होता है, खाद्यान्न है, वो होता है आपको ज्वार। इस फसल को अधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्वार को अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। क्या है यह? इसकी कहाँ बुआई जाता है? इसकी बुआई होती है आर्द्र क्षेत्र में होती है। मतलब यह पूरी तरह से वर्षा पे, जहाँ पे क्या होता है बारिश की मात्रा कम होती है, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, फिर आपको महाराष्ट्र में, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, कर्नाटक में, जहाँ पे बारिश की मात्रा कम है वहाँ ज्वार की खेती की जाती है। और ज्वार को उगाने के लिए अनेक प्रकार की मिट्टियों में भी ज्वार उगाया जा सकता है। किंतु प्रायद्वीपीय प्रदेश किंतु प्रायद्वीपीय प्रदेश की काली चोकायुक्त दोमट मृदा इसके लिए आदर्श है। एक कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। क्या कह रहा है? लेकिन सबसे बेहतर जो इसका फसल होता है ज्वार का, वो कहाँ होता है? वह होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की काली मृदा में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो काली मृदा है, काली मिट्टी है, इसमें सब सबसे बेहतर होता है। और ज्वार उगाने के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। कम उपजाऊ मिट्टी में और बलुई मिट्टी जिसमें पानी को धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, जिसको पानी मतलब उस मिट्टी में, काली मिट्टी में भी पानी धारण करने की क्षमता कम होती है, या उस मिट्टी में बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। अब देखिए, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ज्वार कहाँ का पौधा है? ज्वार की खेती भारत में कहाँ से शुरू किया गया था? तो अफ्रीकी मूल का पौधा है। ज्वार जो है यह कहाँ का? अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसमें समानतः तापमान कितना होना चाहिए? समानतः इसको उगाने के लिए 27 से 32 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब 27 से 32 डिग्री इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और पानी की जरूरत होती है 30 से 65 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। वार्षिक जो वर्षा इसको चाहिए मात्र 30 से 65 सेंटीमीटर तक चाहिए। यह फसल यह फसल रबी और खरीफ दोनों शस्य ऋतुओं में उगाई जाती है। अब देखिए क्या क्या हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो अफ्रीकी मूल का है? तो ज्वार है। ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत कितनी होती है? 27 से लेकर 32 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है और 30 से 65 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। और यह एक ऐसी फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है। तो क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। भाई ज्वार में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है, खनिज होता है और विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। ज्वार गरीब लोगों का एक सस्ता भोजन है जिसे पशु के चारे की फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे गांव में इसको लगाया जाता है, किसके लिए? बेसिकली गांव में लोग लगाते हैं इसके लिए, चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, पशुओं को खिलाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और तीसरा, यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और उत्पादन में यह होने वाला भारत में फसल है। और पशुओं के साथ साथ इसको अपने प्रयोग में भी लाते हैं लोग, मतलब खाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और खनिज की मात्रा और विटामिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। देश के कुल बोए देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 24.21 मीट्रिक हेक्टेयर क्षेत्र पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए गए क्षेत्रफल के 5.65% भाग पे बोया जाता है। क्या कह रहा है कि देश का कुल जितना क्षेत्र कृषि में क्षेत्रफल है उसके 24.21 मीट्रिक हेक्टेयर पे क्या किया जाता है? मोटा अनाज बोया जाता है, जिसमें ज्वार प्रमुख है। ज्वार के बाद बाजरा होता है, रागी होता है, भी बोया जाता है। लेकिन मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा किसी चीज का उत्पादन भारत में होता है तो होता है ज्वार का उत्पादन होता है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। ज्वार जो है यह दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क, मतलब क्या होता है? जहां बारिश की मात्रा कम होती है। अर्ध शुष्क मतलब क्या हुआ? जहां बारिश की मात्रा कम होती है वहां का एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। केवल महाराष्ट्र राज्य में देश के 29% से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। क्या कह रहा है कि अकेले महाराष्ट्र का, देखिए महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र? महाराष्ट्र का जो विदर्भ का जो क्षेत्र है वो क्या है? अर्ध शुष्क है, बारिश की मात्रा कम होती है, तो वहां पे क्या किया जाता है? ज्वार की फसल उगाई जाती है। और पूरे राज्य देश में अकेले 29% से अधिक ज्वार का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र करता है। पूरे देश के जितना ज्वार होता है उसका 29% का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र करता है। और अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश है। दक्कन के पठारी क्षेत्र एवं दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, जबकि उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है। मतलब क्या हुआ? ज्वार जो है वह कहाँ बोया जाता है? दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है। भाई दक्कन का जो प्रायद्वीपीय भाग जो है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसमें क्या है? बारिश की मात्रा कम होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही क्या होता है? ज्वार की फसल उगाई जाती है। और यह क्या है? रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। अब इसे देख लीजिए, दक्षिण के राज्यों में यह खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है और उत्तर भारत में यह क्या है? खरीफ की फसल। दूसरा मोटा अनाज है मक्का। दूसरा मोटा अनाज है मक्का। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है तथा विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। मक्का को क्या कहा जाता है? आप लोग देखे ही होंगे, अंग्रेजी में इसको कॉर्न कहा जाता है। भाई कॉर्नफ्लेक्स इसी से तो बनता है, कॉर्नफ्लेक्स तो इसी से बनता है, मक्के से। और ये इसमें क्या जाता है? यह भी एक इस तरह का फसल है जो अलग अलग प्रजातियों में, रंग बिरंगी प्रजातियों में पाई जाती है। आप ही देखे होंगे भारत में भी लाल रंग का मक्का होता है, पीले रंग का मक्का होता है। भारत में ही कई सफेद होता है, कई प्रजातियां भारत में होता है। और यह एक ऐसा फसल है मक्का जिसमें क्या है? जो रबी, खरीफ और जायद तीनों साल, मतलब तीनों फसल जो शस्य ऋतुएं हैं, ये तीनों में बोया जाता है। मक्का क्या है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्का जो होता है ये कहाँ का? दक्षिण अमेरिकी मूल का पौधा है, जिसे 17वीं शताब्दी में
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया। यह क्वेश्चन कई बार आया है। मक्का कहाँ है? अमेरिकी मूल, खास करके दक्षिणी अमेरिकी मूल का यह पौधा है। यह किसके द्वारा लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। मक्के का प्रयोग स्टार्च और ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। मक्के का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए? स्टार्च बनाने के लिए और ग्लूकोज। मतलब मक्के में स्टार्च की मात्रा भरपूर होती है, इसीलिए मक्का क्या लगता है? मीठा लगता है। मक्का जो हम खाते हैं तो मीठा लगता है, इसीलिए उसमें स्टार्च की मात्रा क्या होती है? भरपूर होती है। का तना पशु चारे के रूप में प्रयुक्त होता है। मक्का एक खाद्य एवं चारा फसल है जो निम्न कोटि की मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। क्या कह रहा है कि अब इसका भी प्रयोग किसमें करते हैं? पशु के चारे के रूप में करते हैं, और एक खाद्यान्न फसल है जिसमें मनुष्य भी खाते हैं और पशुओं को चारे के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। और मक्का एक ऐसा फसल है जिसके लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी में बेहतर तरीके से इसको उगाया जा सकता है। यह फसल भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 9.47 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर उगाई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में उगाई जाती है। क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी, पूर्वोत्तर को अगर छोड़ दिया जाए और कुछ पूर्वी भारत को छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण देश में क्या होता है? मक्के की खेती होती है। क्योंकि देखिए मक्के के लिए न ज्यादा बारिश की जरूरत है, पूरे साल इसकी खेती होती है, और क्या होना चाहिए? मिट्टी जो होना चाहिए बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होना चाहिए। न खाद इसमें इसमें उर्वरक की जरूरत होती है, न पानी की जरूरत होती है। यह आसानी से कम लागत पे यह हो जाता है और बेहतर तरीके से इसका उत्पादन भी होता है। मक्का मुख्यतः क्या है? खरीफ की फसल। मक्का जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है, यद्यपि यह देश के कुछ भागों में रबी की फसल के रूप में भी उगाई जाती है। इसके लिए उत्पादन के लिए कितना? 21 से लेकर और 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो गया, यह इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए मक्का क्या है? मक्का जो है रबी और खरीफ तथा जायद, जायद यहाँ नहीं दिया है, आप लोग जान लीजिए कि पूरे साल मक्का का उत्पादन किया जाता है। पूरे साल इसकी बुआई होती है मक्के की, और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए कितना? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए तापमान होना चाहिए, और वर्षा होना चाहिए 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पाला तथा शुष्क पौने मक्का की फसल के लिए हानिकारक है। अब ठंड के मौसम में आप देखते हैं कि जो पाला गिरता है वह मक्के की फसल के लिए नुकसानदायक माना। मक्का की खेती, देखिए मक्का क्या है? एक मिश्रित अनाज है। मक्का जो है एक मिश्रित अनाज है। अब इसमें क्या किया जाता है? अब मक्के के खेत में कपास, तिल और सब्जियों के साथ मिश्रित रूप से उगाई। आप देखे होंगे कि एक ही खेत में लोग मक्का भी उगा लेते हैं, उसी के साथ साथ कपास की भी खेती की जा सकती है, उसी के साथ साथ सब्जियों की भी खेती की जा सकती है। मतलब यह मिश्रित रूप में भी हो सकता है। पांचवा भारतीय मक्का अधिवेशन 23 मार्च 2018 को फिक्की के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, यह इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए कि पूछ सकता है परीक्षा में कि पांचवा भारतीय मक्का अधिवेशन कब हुआ था? पांचवा भारतीय मक्का कॉर्न अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत में अधिकांशतः पीतल किस्म का मक्का उगाया जाता है। देखिए पूछ सकता है कि पिंटल किसकी किस्म है? पिंटल किसकी किस्म है? तो मक्के की किस्म है। पिंटल जो है वह मक्के की किस्म है, और यह भारत के अधिकांश भागों में उगाई जाती है।
जबकि राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में डेंट की किस्में उगाई जाती हैं। दूसरा किस्म क्या हो गया? डेंट हो गया। मक्के की किस्म दूसरा हो गया डेंट, जिसका उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन होता है आपको हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। मक्का की जो प्रमुख उत्पादक, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। सबसे ज्यादा भारत में मक्के का उत्पादन जो होता है वो होता है कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्पादन में आप लोग पढ़ते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा कि तीन का नाम जरूर याद रखना चाहिए। एक दो तीन का नाम याद ही रहना चाहिए। उत्पादन में और डिपोजिशन में दोनों में होना चाहिए, इसलिए कि यही पूछा जाता है। भाई मान लीजिए पता चला कि एक नंबर नहीं पूछ के 2 नंबर पूछ दिया, 3 नंबर पूछ दिया। भाई चूंकि एक नंबर तो सभी लोग जानते हैं, एक नंबर में कर्नाटक सबसे ज्यादा है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर पे कौन है ये भी जरूरत होता है। पता चलता है कि ऑप्शन में 1 नंबर 2 नंबर नहीं देके 3 ही नंबर से शुरू कर दिया है। तो इसलिए आपको 1 2 और 3 तक तो याद रखना ही चाहिए। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है मक्का? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में होता है और तब मध्य प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश, तब राजस्थान। पहला स्थान पे कौन हो गया? कर्नाटक। 2 नंबर पे महाराष्ट्र हो गया और 3 नंबर पे मध्य प्रदेश। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा मक्का की पैदावार अधिक है। इसका उत्पादन दक्षिण राज्यों में अधिक है, जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। क्या कह रहे हैं? अब देखिए, मक्के का उत्पादन जो है दक्षिण के राज्यों में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और विश्व में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। विश्व में मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है और एशिया में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन चीन में होता है। अमेरिका में और चीन में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि सुअर का यह मुख्य भोजन है। सुअर पालन में, सुकर पालन में यह क्या होता है? यह मुख्य भोजन है उनका। सुअरों को वहां पे खिलाया जाता है। ठीक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिकी और निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का क्या है? उत्पादन बढ़ा है। मक्का में व्हाइट बर्ड, अब देखिए मक्का की बीमारी है, कई बार यह एग्जाम में पूछाया गया है कि मक्के की बीमारी व्हाइट बर्ड किसकी कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। जेडेन, जस्ता या जिंक, जेडेन की कमी से होती है। मक्का में व्हाइट बर्ड जो बीमारी होती है वह किसके कमी से होती है? जेडेन जस्ता की कमी के कारण। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? अब हम लोग पढ़ेंगे दलहन। दलहन, मोटे अनाज में अब दलहन। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। यही प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है एग्जाम में कि भारत में दलहन, विश्व में दलहन के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, लेकिन यह उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा है। इसीलिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक होते हुए भी इसको क्या करना पड़ता है? भारत को बाहर से दालें मंगानी पड़ती हैं, क्योंकि यह उत्पादन के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत उत्पादक के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, इसीलिए भारत को क्या करना पड़ता है? दालें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। दालें अधिकांशतः फलीदार फसलें होती हैं तथा प्रोटीन से समृद्ध होती हैं। चना तथा अरहर प्रमुख दलहनी फसलें हैं। चना और अरहर क्या है? दलहनी फसलें हैं। उड़द, मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, कुल्थी, मोठ आदि अन्य दलहनी फसलें हैं। ये फसलें सस्यावर्तन मतलब फसल चक्र द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। अब क्या है, दलहनी फसलों का एक गुण होता है, आप लोग पढ़े ही हैं कि अरहर, मटर, चना,
यह जिस खेत में बोया जाता है उसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इसकी उर्वरता शक्ति बढ़ने के पीछे कारण यह होता है कि इनकी जड़ों की गांठों में क्या पाया जाता है? ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए सस्यावर्तन जो फसल चक्र जो होता है, मतलब क्या कि दलहन के बाद अगर किसी और खाद्यान्न का वहाँ उत्पादन किया जाता है तो वह बहुत ही बढ़िया होता है, उसका उत्पादन बढ़िया होता है। इसलिए क्या होता है? क्योंकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ गई रहती है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। यह डाटा बिल्कुल सही है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो गया राज्य? मध्य प्रदेश। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान होता है। अब देखिए दलहन में सबसे आगे कौन सा है? पहला स्थान याद रखिए, यही याद कर लीजिए आप। देखिए आप लोग कुछ चीजें तो बिल्कुल यही याद रखना चाहिए। जैसे दलहन के उत्पादन में नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 उत्तर प्रदेश। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 उत्तर प्रदेश आता है। तो एक तो आप लोग जरूरी याद रखिए दलहन के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है आपको मध्य प्रदेश, नंबर 2 हो गया राजस्थान, नंबर 3 हो गया महाराष्ट्र। अभी जो हम बताए हैं वही चीज हो गया। दलहनी फसलों में वायु से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। कई बार यही एग्जाम में पूछा गया है कि दलहनी फसलों के जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से होते हैं? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। यह क्या करता है? यही वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रेट में बदल देता है। इन फसलों के लिए कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन बी के संश्लेषण में सहायक होता है। क्या कह रहा है कि देखिए जो दलहनी फसलें होती हैं इसमें कोबाल्ट इनके लिए आवश्यक है। कोबाल्ट से क्या होता है? एक तो इनके अंदर कीड़े नहीं लगते हैं। दूसरी चीज यह क्या करता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में वह राइजोबियम जीवाणुओं की मदद करता है। कोबाल्ट जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है, मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर जो नाइट्रेट में क्रिया बदलते हैं उसमें कोबाल्ट की आवश्यकता होती है और विटामिन बी के संश्लेषण में भी कोबाल्ट की जरूरत होती है, सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण यह प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन के पठार, मध्य पठारी भाग, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देखिए दलहन की कृषि कहाँ होती है? दलहन की भी कृषि उसी क्षेत्र में होती है जहाँ की जलवायु क्या होती है? अर्ध शुष्क होती है, जहाँ पे बारिश की मात्रा कम होती है। जहाँ पे बारिश की मात्रा कम होती है उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा दलहन की कृषि की जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 29.99% भाग पर दलहनी फसलों की कृषि की जाती है। मतलब देश में लगभग 30% भूमि पे क्या किया जाता है? दलहन की कृषि होती है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है। मतलब क्या होता है? अगर उन क्षेत्रों में दलहन की खेती होती है जहां पे पानी क्या है? वर्षा की ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में दलहन की फसल अच्छी नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे मोटे अनाज में तिलहन। तिलहन तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत तथा भोजन पकाने का एक माध्यम है।
इसके अंतर्गत मूंगफली, अलसी, तीसी, सरसों, अरंडी, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, लोही, बिनौला, नाइजर आदि सम्मिलित है। मतलब ये क्या है? ये तिलहन के प्रकार है जिससे तेल निकलता है। तिलहन मतलब क्या हो गया? इससे तेल निकलता है, वसा का स्रोत है। क्या क्या है? मूंगफली है, अलसी है, सरसों है, अरंडी है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, लाही है, बिनौला है, नाइजर है। ये आदि क्या है? ये तिलहन के प्रकार हैं। इन फसलों से तेल तथा खली प्राप्त किया जाता है। इन फसलों से क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है और खली प्राप्त होता है। खली मतलब क्या होता है? खली मतलब आप देखते हो जब तेल आप कभी निकलवाने जाएँगे सरसों का, तो तेल के साथ-साथ खली भी निकलता है, जो उसमें चारा के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग स्नेहक पदार्थ जैसे वार्निश, औषधि, मोमबत्ती, साबुन, इत्र, खाद और पशुओं के भोजन में होता है। किसका? खली का प्रयोग। तेल तो मनुष्य के लिए वसा के रूप में प्रयोग किया जाता है और जो उसका खली निकलता है उसका प्रयोग किसमें होता है? वार्निश उद्योग में किया जाता है, औषधि के निर्माण में किया जाता है, मोमबत्ती के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, स्नेहक के रूप में, इत्र में, खाद के रूप में खेतों में इसका डाला जाता है और पशुओं के चारे के रूप में इसका प्रयोग किया है। कुछ तिलहन के बीजों को कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन मतलब श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर तिलहन की फसल बोई जाती है। हाँ, कहाँ बोया जाता है तिलहन की खेती? मालवा का पठार, मध्य प्रदेश में। याद होगा आप लोगों को मालवा का पठार, मराठावाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख क्या है? तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग, दलहन के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में नंबर वन कौन हो गया? नंबर वन हो गया मध्य प्रदेश। यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 2021 प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दलहन के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में नंबर वन हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद कौन होता है? राजस्थान, गुजरात का स्थान आता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में की गई। अब देखिए तिलहन में क्या होता है? तिलहन में सरसों, रागी, मूंगफली, तिल, फिर आपको सोयाबीन सभी आता है। पूरे तिलहन में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद से राजस्थान में, उसके बाद से गुजरात में। अगर पूछा जाए कि सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो वह किया जाता है राजस्थान में। भारत में सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान। इस तरह तिलहन के उत्पादन में नंबर 1 कौन हो गया? मध्य प्रदेश। चौथा जो मोटा फसल है वो है मूँगफली। चौथा जो मोटा फसल है वो है मूँगफली। मूँगफली मूलतः ब्राज़ील का पौधा है। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मूँगफली कहाँ का पौधा है? मूँगफली जो है वह ब्राज़ील का पौधा है, जिसे 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने इसे भारत में लाए। पुर्तगाली जो है मूँगफली को भारत में लाए। इसमें लगभग 42% तेल का अंश होता है, जिसे शुद्ध खाद्य तेल, वनस्पति, साबुन, कृत्रिम चमड़ा आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। मूँगफली में मतलब क्या होता है? मूँगफली में जो तेल की मात्रा होती है, वह होती है 42%, मतलब बहुत ज़्यादा होता है और इसे इससे क्या बनता है? शुद्ध खाद्य तेल का निर्माण होता है, वनस्पति मतलब डालडा का निर्माण होता है, साबुन बनता है, स्नेहक के रूप में साबुन प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम जो चमड़ा बनता है उसमें मूँगफली का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं हरित क्रांति, मोटे अनाज हम लोग पढ़ लिए
अब कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपको मेंस की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट। इसमें हरित क्रांति है, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हरित क्रांति शब्द 1960 के दशक में फसलों उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि को सूचित करता है। देखिए मतलब हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? अमेरिकन वैज्ञानिक विलियम गैड के द्वारा किया गया था। यह परीक्षा में पूछ सकता है, यह परीक्षा में पूछ सकता है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वह था अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड के द्वारा। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड के द्वारा सर्वप्रथम पहली बार हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकों तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। अब हरित क्रांति का क्या मतलब होता है? हरित क्रांति का मतलब यही होता है कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति। कृषि के क्षेत्र में क्रांति का मतलब अत्यधिक उत्पादन, कृषि का अत्यधिक उत्पादन। इसके लिए क्या हो? इसके लिए तकनीक की प्रयोग किया जाए, तकनीक का प्रयोग किया जाए। तकनीक के प्रयोग के साथ-साथ क्या हो गया? हो जाए कि पानी की व्यवस्था किया जाए, उर्वरक की व्यवस्था हो बेहतर तरीके से, तभी तो क्रांति होगी। भई फसल का उत्पादन क्यों बढ़ेगा? अब भारत में जो हरित क्रांति हुई, उसमें क्या हुआ? जहाँ पे उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा हरित क्रांति सफल रही, जहाँ पे सिंचाई के उचित साधन थे, जहाँ उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, वहीं पे हरित क्रांति सफल रही। तो हरित क्रांति के लिए यह मुख्य चीज़ें हैं। क्या? कि इसके लिए परंपरागत जो तकनीक है उसके जगह पे क्या किया जाए? आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो। इस क्रांति की आधारशिला मतलब हरित क्रांति की जो आधारशिला थी वो 1950 में मेक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों के द्वारा रखी गई, जिन्होंने गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधी बौनी किस्में विकसित थी। अब देखिए, अब पूछ सकता है कि विश्व में हरित क्रांति की आधारशिला कब रखी गई थी और कहाँ रखी गई थी? यह क्वेश्चन आया हुआ है। बाहर विश्व में हरित क्रांति की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो मेक्सिको में रखी गई थी। 1950 के दशक में कहाँ पे? रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इसकी आधारशिला मेक्सिको में रखी गई थी। इसमें क्या उत्पादन किया गया? वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बौनी किस्म का गेहूं का उत्पादन। बौना मतलब क्या होगा? उस जिसकी लंबाई कम हो, गेहूं के पौधे की जिसकी लंबाई कम हो और उसमें क्या हो? रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो और अत्यधिक उत्पादन देने वाली हो, ऐसी फसल का विकास किया। बाद में 1960 के दशक में, बाद में 1960 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के वैज्ञानिकों द्वारा चावल की उन्नत वर्ण संकर किस्में विकसित की गई। पहले तो गेहूं में हुआ। भाई हरित क्रांति पूछ सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई? तो गेहूं से हुई। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई 1960-50 के दशक में, वो किससे हुआ? गेहूं से हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान वो कहाँ है? मनीला में। और भारत में कहाँ है? भारत में राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? कटक में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भारत में है कटक में। कटक मतलब उड़ीसा में। और उसी तरह विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? मनीला में है, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। वहां पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान है। वहां के वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया? उन्नत वर्ण संकर किस्में विकसित की गई। किसके लिए? चावल के लिए।
गेहूं तथा चावल की ये अधिक उपज देने वाली किस्में। बीज विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचाए गए, जिससे हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। क्या कारण है भाई? हरित क्रांति की शुरुआत हम देख रहे हैं कि उन्नत बीजों के उत्पादन से शुरू हुआ। गेहूं के लिए हम देखते हैं कि मैक्सिको में शुरू किया गया रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा, और मनीला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो मनीला में है, उसके वैज्ञानिकों, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा चावल में नई वर्णशंकर किस्में विकसित की गई, और इन बीजों को क्या किया गया कि पूरे विश्व में फैलाया गया, जिससे क्या हुआ, पूरे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में भारत में अधिक उपज वाले उन्नत बीजों का कार्यक्रम मेक्सिको में गेहूं में विकसित गेहूं की बौनी किस्मों के 7वें दशक के दौरान 1966-67 में देश में प्रवेश से प्रारंभ हुआ। मतलब भारत में कहाँ से आया? भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई, यहाँ भी गेहूं से ही हुआ, और मैक्सिको से जो बौनी किस्म की जो गेहूं की फसल थी, जिसमें क्या था, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी और उत्पादन ज्यादा था, वो आया, भारत में आया 65-67 में, 66-67 के 66-67 में भारत में प्रारंभ क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में 1966-67 में वही गेहूं प्रवेश किया। कौन? मैक्सिको के द्वारा जो विकसित किया गया था, उसी के साथ भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका प्रथम चरण, और यह वर्ष 1981 तक चला। प्रथम चरण कब से हुआ? 1966-67 से लेकर 1981 तक। यह भारत में क्या था, हरित क्रांति का पहला चरण। यह पूछा गया है कई बार एग्जाम में, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता किसको कहा जाता है? कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग से हुआ। यहाँ पे शुरू किया गया। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई, वो हुआ पंजाब से, हरियाणा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई के उत्तम साधन उपस्थित थे, वहीं से क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत। इसके दूसरे चरण, मतलब 81 से लेकर 95 तक, जो हरित क्रांति का दूसरा चरण का, द्वितीय हरित क्रांति कही जाती है, में वर्ष 1983 तक इसमें चावल की खेती को भी सम्मिलित कर लिया गया। क्या कह रहा है कि 1983 से, भाई पहले क्या हुआ, हरित क्रांति गेहूं में लाया गया। गेहूं में प्रथम चरण की जो 66-67 से लेकर 1981 तक क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई भारत में, और 1981 तक गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया, और 1981 के बाद इसमें चावल को भी सम्मिलित कर लिया गया। तथा हरित क्रांति का विस्तार, द्वितीय चरण में हरित क्रांति का विस्तार कहाँ हुआ, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हो गया। तीसरे चरण, मतलब 1995 में प्रारंभ किया गया तीसरा चरण। पहला चरण 67 से लेकर 81 तक, 67 से 81 तक। द्वितीय चरण 81 से लेकर 95 तक, और तृतीय चरण 95 से प्रारंभ हुआ, और में यह क्रांति भारत के सभी क्षेत्रों तक पहुंच गई। हरित क्रांति का जन्मदाता, विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता पूछता है किसको कहा जाता है, अर्नेस्ट बोरलांग। अर्नेस्ट जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग को भारत विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया।
क्योंकि इनके द्वारा विकसित गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधी बौनी किस्म वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। क्या कह रहा है कि भारत में, पाकिस्तान में, मेक्सिको में, अनेक इस तरह के देशों में जो हरित क्रांति हुई वह अर्नेस्ट बोर्लांग के द्वारा विकसित किया गया, वो बौने किस्म के गेहूं से ही हुआ। जो इससे क्या हुआ, इससे इन देशों में गेहूं का उत्पादन क्या हो गया, दोगुना हो गया। नॉर्मन अर्नेस्ट बोर्लांग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ और मेक्सिको उनका कार्य क्षेत्र है। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार लोगों ने गलत भी कर दिया था। यह एग्जाम में पूछा हुआ है कि नॉर्मन बोर्लांग का संबंध कहाँ से रहा। देखिए नॉर्मन बोर्लांग कहाँ से थे तो ये अमेरिका के, लेकिन इन्होंने रिसर्च कहाँ किया था, वही रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा जो क्या किया गया, गेहूं का विकास किया गया था बौना, वहीं पे इन्होंने, मतलब इनका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा, मेक्सिको रहा। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र रहा मेक्सिको। और नॉर्मन बोर्लांग को इसी क्षेत्र के लिए क्या दिया गया है, उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम फसल मैक्सिकन गेहूं था। यह पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति में जो पहला जो फसल प्रयुक्त किया गया था, शामिल किया गया था, वह क्या था, गेहूं था, जिसे बुर्लांग ने मेक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। इनके नेतृत्व में ही भारत में सफलतापूर्वक गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया। मतलब भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। और इन्हीं के द्वारा भारत में उच्च किस्म के उत्पादक प्रजातियों, गेहूं की प्रजातियों का विकास किया गया। भारत में इन्हीं को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं और चावल के उत्पादन में हुई। कहा ही जाता है कि भारत में क्या है, भारत में, हेलो, हाँ क्लास चल रहा है मेरा, भारत में के लिए, भारत में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा किस फसल को हुआ, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सबसे ज्यादा, अगर किसी फसल को सबसे ज्यादा हरित क्रांति से लाभान्वित हुआ जो फसल, वह था गेहूं और चावल। मतलब गेहूं और चावल के विकास में इसका सबसे ज्यादा हरित क्रांति का फायदा हुआ। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ हेक्टेयर उत्पादन 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन, पहले यह कितना था, ये 3 गुना, मतलब पहले जितना होता था उससे 3 गुना बढ़ गया। वर्ष 2016-17 तक गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 4704 किलोग्राम तक पहुंच गई है। अब ये देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि भारत में प्रति किलोग्राम गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वह होता है पंजाब में। भारत में प्रति किलोग्राम गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, वो होता है पंजाब में। तो हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब क्या हुआ, इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब हुआ कि केवल गेहूं और चावल में ही नहीं, उसके बाद मोटे अनाज में, तिलहन में, मतलब चारों तरफ जितना भी भारत में अन्न का उत्पादन होता है, दलहन का, तिलहन का, सब में चहुओर क्रांति
कृषि के क्षेत्र में चहुओर जो क्रांति हुई चारों तरफ, उसी को इंद्रधनुष की क्रांति कहा जाता है। कब शुरू किया गया था? 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुष की क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को इसमें शामिल किया गया। मतलब क्या हुआ? कृषि से संबंधित जितनी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्रांति थी, अब कृषि के साथ साथ क्या, पशुपालन को, मत्स्य पालन को, मधुमक्खी पालन आदि को भी इसमें शामिल किया गया। और इस क्षेत्र में जो विकास किया गया उसको क्या कहा गया? इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन रहता है। हरित क्रांति में क्या हुआ? खाद्य उत्पादन। सुनहरी क्रांति मतलब स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फल सब्जी उत्पादन, बागवानी, कृषि, ये क्या है? सुनहरी क्रांति। स्वर्ण क्रांति है फल एवं सब्जी का उत्पादन और बागानी कृषि। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, आप लोग जानते ही हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। कृष्ण या काली क्रांति, यह कई बार, यह बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार आया। कृष्ण या काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम का उत्पादन। खनिज तेल या पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, एक क्या है? कृष्ण क्रांति या काली क्रांति के नाम से जानी जाती है। उसी तरह नीली क्रांति बहुत बार पूछता है एग्जाम में, आप लोग जानते ही हैं, परीक्षा देते हैं। मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति। गोल क्रांति आलू उत्पादन। देखिए, यह पूछ देगा आप लोग, नया चीज हो गया ये गोल क्रांति। यह किसके लिए है? आलू उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। देखिए, भूरी क्रांति और पीली क्रांति ये दोनों किसे है? तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, याद रखिएगा आप लोग। रजत क्रांति जो है किसे है? अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति, मतलब सबको मिला दिया गया। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, सबको मिलाकर जो क्रांति हुआ उसको क्या कहा गया? इंद्रधनुषी क्रांति। मतलब नवीन कृषि नीति से निर्धारित किया गया है। इसकी शुरुआत 2008 में किया गया। उसके बाद अमृत क्रांति। अमृत क्रांति के तहत क्या है? नदियों की जोड़ने की योजना। देखिए, बिल्कुल नया चीज है, बिल्कुल नया चीज है। अमृत क्रांति नदियों की जोड़ने की योजना को अमृत क्रांति नाम दिया गया। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि का विकास करना। कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि का विकास करना, एक किसके लिए है? सदाबहार क्रांति है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज उत्पादन से है। और लाल क्रांति कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो है मांस और टमाटर उत्पादन। मतलब मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित क्या है? लाल क्रांति है। मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन, यह है किसे? ये हो गया लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यह है प्याज उत्पादन से। यह जो बॉक्स था यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां से भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में। कृषि के जो विशेष प्रकार हैं यहां से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। विश्व के वर्तमान कृषि व्यवस्था में व्यापक स्तर की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कृषि प्रकार भी प्रचलित हैं। जैसे पहला क्या है? बीटी कल्चर में क्या किया जाता है? अंगूरों का व्यापारिक स्तर पे उत्पादन। बीटी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर उत्पादन से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन। पीसी कल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन की। पीसी कल्चर क्या है? मछली पालन। बीटी कल्चर अंगूर पालन, अंगूर का उत्पादन, और पीसी कल्चर मछली पालन। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी परीक्षा में रहता है। सेरी कल्चर
सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट उत्पादन, रेशम का उत्पादन। इसके लिए क्या किया जाता है? शहतूत आदि की कृषि, मतलब रेशम कीट का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से है, रेशम कीट उत्पादन। हार्टिकल्चर मतलब व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला फलों का उत्पादन। मतलब क्या हुआ? फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर से। ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि। ओलिविकल्चर का संबंध किससे है? जैतून की खेती से है। ओलिविकल्चर का संबंध जैतून की खेती से है। आर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों की कृषि जिससे उनका संरक्षण और संवर्धन सम्मिलित है। तो आर्बरिकल्चर किससे संबंधित है? विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों से संबंधित। एपीकल्चर, एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन, मतलब मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर का आप लोग यही याद रखिएगा, किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर इसमें क्या होता है? फूलों की कृषि की जाती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की कृषि, देखिए यह बहुत बार इंपॉर्टेंट है। यह जो है बॉक्स, ये भी बहुत बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। आर्बरिकल्चर, एपी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीसी कल्चर, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद से है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। वनों का संरक्षण जो किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है? सिल्वीकल्चर के तहत, मतलब वनों को क्या किया जाए? विस्तार किया जाए, सिल्वीकल्चर। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को क्या कहा गया है? बेजिकल्चर। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी तरह के क्वेश्चन आईएएस में पूछ देता है। अब यह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो बिल्कुल नया है, लोग नहीं बता पाएंगे। बेजिकल्चर का मतलब हो गया कि आदिम कृषि पद्धति, आदिम कृषि जो किसके द्वारा? जो दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव के द्वारा जो शुरू किया गया था आदिम कृषि, उसको नाम क्या है? बेजिकल्चर। नेमरीकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल कंद मूल संग्रह किया जाता है, इसको क्या कहता है? नेमरीकल्चर। ओलेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारी। ओलेरिकल्चर किससे हो गया? सब्जियों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर का संबंध हो गया सब्जियों का उत्पादन। देखिए वेजिकल्चर, नेमरीकल्चर बिल्कुल नया है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यूपीएससी के एग्जाम के लिए नेमरीकल्चर क्या हो गया? आदिम व्यवस्था की कृषि। कौन कौन सी कृषि? जो वनों से फल फूल कंद मूल संग्रह किया जाता है उसको नेमरीकल्चर कहा जाता है। और वेजिकल्चर किसको कहा जाता है? आदि मानव के द्वारा जो कृषि का प्रारंभ किया गया था उसको वेजिकल्चर नाम दिया गया। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मेरीकल्चर नाम दिया गया। आर्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का पालन। आर्सिकल्चर में क्या किया जाता है? घोड़ों का और खच्चरों का जो किया जाता है, पालन किया जाता है, उसको हार्सिकल्चर कहते हैं। और बर्मी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्या है? केचुआ पालन से है, यह केचुआ पालन से है बर्मी कल्चर। मोरी कल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि जो होता है उसको, देखिए दो चीज हो गया, मोरी कल्चर भी इसको कहते हैं। एरापोनिक पौधों को हवा में उगाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एरापोनिक जो है पौधों को हवा में उत्पादन, मृदा रहित, मतलब क्या है? जिससे मिट्टी से संपर्क न हो, उसको जिस जो फसल उगाई जाती है उसको क्या कहता है? एरापोनिक कहा जाता है। अब पोमोलॉजी फल विज्ञान को, पोमोलॉजी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये फल विज्ञान से संबंधित है। इस तरह अब आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। कल हम लोग इतिहास में महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जैन धर्म, फिर पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म। इसलिए आज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप लोग अगले क्लास में शामिल हुई। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ।
आप लोग एडमिशन लीजिए दोस्त। मेरा कोड है AKS001। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।